Hello aspirants, welcome you all in the latest series of current affairs session. Today we will analyze current affair regarding Bihar and national and international news. Right. So without delay let's move forward. But before this I have to say one thing to you. पहला ये कि प्रीलिम्स और मेंस के लिए दोनों के लिए न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छे से आप इसको देखेंगे और समझेंगे. तो चलिए चलते हैं. हाल ही में 5 स्टेट्स जो हैं इंडिया के राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी के साथ जुड़ गए हैं और आप इसके नाम भी जानेंगे, जैसा कि बिहार है और पंजाब है और यूपी, हिमाचल प्रदेश, दमन और दीव. और ये जो राज्य हैं एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के साथ एकीकृत किया गया है इनको. 17 और राज्य जो हैं केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 60 करोड़ लाभार्थी राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी से लाभान्वित हो सकते हैं और वे मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग करके सब्सिडी वाले खाद्यान्न खरीद सकते हैं. इस योजना के बारे में जानते हैं तो यह वन नेशन वन राशन कार्ड यानी आरसी यह सुनिश्चित करेगा कि सभी लाभार्थी विशेष रूप से प्रवासी अपनी पसंद की किसी भी पीडीएस दुकान से राष्ट्र भर में पीडीएस का उपयोग कर सकें. इसका बेनिफिट क्या है? कोई भी गरीब व्यक्ति खाद्य सुरक्षा योजना के तहत सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित नहीं होता है जब वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट होते हैं. इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों से लाभ उठाने के लिए एक से अधिक राशन कार्ड रखने वाले किसी भी व्यक्ति की संभावना को दूर करना है. इसका इंपॉर्टेंस क्या है? यह लाभार्थियों को स्वतंत्रता प्रदान करेगा क्योंकि वे किसी एक पीडीएस दुकान से बंधे नहीं होंगे और दुकान के मालिकों पर अपनी निर्भरता कम करेंगे और भ्रष्टाचार के मामले पर अंकुश लगाएंगे. द R&D सांख्यिकी और संकेतक 2019 रिपोर्ट यानी द रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टैटिस्टिक्स एंड इंडिकेटर्स 2019 एंड 2020 रिपोर्ट के बारे में चर्चा करते हैं. ये जो न्यूज़ है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है. तो हाल ही में R&D सांख्यिकी और संकेतक 2019-20 राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी प्रबंधन सूचना यानी NSTMIC और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST द्वारा लाए गए राष्ट्रीय S&T सर्वेक्षण 2018 पर आधारित है. इसका बैकग्राउंड देखते हैं. यह रिपोर्ट टेबल्स और ग्राफ के रूप में विभिन्न इनपुट आउटपुट S&T संकेतक के माध्यम से देश के R&D परिदृश्य को कैप्चर करती है. यह सरकारी और निजी क्षेत्र द्वारा राष्ट्रीय R&D निवेश में निवेश से संबंधित है और अर्थव्यवस्था और सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP के साथ संबंध, S&T कर्मियों के नामांकन, R&D में लगे मैन पावर, S&T कर्मियों की संख्या, कागजात प्रकाशित, राइट, डॉक्यूमेंट पब्लिकेशन वी कैन से, पेटेंट और उनकी अंतर्राष्ट्रीय S&T तुलनाओं से जुड़ा हुआ है. इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं. R&D में भारत का जो ग्रॉस एक्सपेंडिचर है यानी सकल व्यय वो 2008 से 2018 के बीच 3 गुना हो गया है, जो मुख्य रूप से सरकार द्वारा संचालित है और वैज्ञानिक प्रकाशनों ने देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थान पर पहुंचा दिया है. प्रकाशन में वृद्धि के साथ देश इस स्तर पर तीसरे स्थान पर है NSF के डेटा के अनुसार. PhD और विज्ञान इंजीनियरिंग जिसमें बोल सकते हैं साइंस एंड इंजीनियरिंग में इसकी संख्या 3rd पोजीशन पे है. प्रति मिलियन जनसंख्या शोधकर्ताओं की संख्या 2000 के बाद से 2000 के बाद से दोगुनी हो गई है. यह 2017 में 255 था, वहीं 2015 में 218 के आसपास था और इसके बाद जो आफ्टर 5 इयर्स ये 110 हो गई है. सो S&T क्षेत्र में सरकार द्वारा की गई अगर हम बोले विभिन्न पहलों के कारण 2016-17 में एक्स्ट्रा म्यूरल R&D परियोजनाओं में महिलाओं की भागीदारी 24% तक बढ़कर 24% आई एम टेलिंग यू 27% हो गई है. भारत का प्रति व्यक्ति R&D व्यय 2017 में और 2018 में PPP जिसको बोल सकते हैं $47.2 से बढ़कर $29.2 से 2007-8 में हो गया है. आप देख सकते हैं इस आंकड़े को अच्छे से देखने की ज़रूरत है, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर के इकोनॉमिक और साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन में आने की ज़्यादा उम्मीद है. तो 2017-18 में भारत ने अपने घरेलू जिसको सकल घरेलू यानी बोल सकते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट का 0.7% R&D पर खर्च किया, जबकि अन्य विकासशील यानी डेवलपिंग ब्रिक्स नेशन यानी विकासशील ब्रिक्स देशों में ब्राज़ील जो है 1.3% पे है और USSR यानी रूसी संघ रसिया 1.1% पे है, चाइना यानी चीन 2.1% पे है और दक्षिण अफ्रीका 0.8% पर शामिल है. तो दुनिया में रेजिडेंट पेटेंट फाइलिंग गतिविधि के मामले में भारत 9वें स्थान पर है. राइट. अब हमारा जो अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है
एक रिपोर्ट सबमिट हुई थी WIPO के अनुसार, यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार। तो उनके अनुसार ये बोला गया था कि भारत का पेटेंट कार्यालय दुनिया के शीर्ष 10 पेटेंट दाखिल कार्यालयों में 7वें स्थान पर है। यानी भारत का जो रैंकिंग है, यानी जो पोजीशन है, वो 7th है आउट ऑफ 10 पेटेंट दाखिल ऑफिशियल में कार्यालयों में। तो एक ग्लोबल एनर्जी रिव्यू ली गई थी, उसका रिपोर्ट सबमिट हुआ है 2020 में। अगले न्यूज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये इंटरनेशनल न्यूज़ है। और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने अपने वैश्विक ऊर्जा समीक्षा 2020 का रिपोर्ट जारी किया है। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं? वैश्विक ऊर्जा मांग, यानी जिसको हम बोल सकते हैं द ग्लोबल एनर्जी डिमांड, जो है 2020 में 6% गिरने का अनुमान है। यह 70 वर्षों में प्रतिशत की गिरावट और निरपेक्ष रूप से सबसे बड़ी गिरावट होगी। नवीनीकरण ऊर्जा को छोड़कर सभी ईंधन दशकों की मांग में सबसे बड़े संकुचन का अनुभव करने के लिए निर्धारित है। पिछले 5 वर्षों में वैश्विक ऊर्जा मांग की वृद्धि को उलटते हुए वैश्विक ऊर्जा मांग पर 2008 के वित्तीय संकट के प्रभाव से लगभग अनुमानित है कि 6% की गिरावट 7 गुना से अधिक होगी, ऐसा अनुमानित है। रिपोर्ट के अनुसार उन्नत अर्थव्यवस्थाएं 2020 में ऊर्जा की मांग में सबसे बड़ी गिरावट का अनुभव करेंगी, और जिसको हम बोल सकते हैं डेवलप्ड नेशन, उसके बारे में बात की जा रही है, करेंगी। साथ ही साथ ये देखना है आपको कि भारत में 2019 में कम मांग के विकास के बाद पहली बार ऊर्जा की मांग में गिरावट होगी या फिर होने वाली है इन 2020। तो 2020 में वैश्विक तेल की मांग को पूरे वर्ष में औसतन 9% और 9 मिलियन बैरल प्रतिदिन छोड़ने का अनुमान है। वहीं तेल की खपत 2020 के स्तर पर वापस आ जाएगी, 2012 सॉरी। वैश्विक कोयला मांग में 8% की गिरावट आई है, बड़े हिस्से में क्योंकि बिजली की मांग वर्ष के दौरान लगभग 5% कम होगी। तो इसमें एक और फैक्ट था जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। कई देशों में पूर्ण लॉकडाउन की अवधि के दौरान जो लॉकडाउन हुआ, सो ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड में 20% की गिरावट आई है। हालांकि आवासीय मांग और जिसको हम बोल सकते हैं वाणिज्यिक और औद्योगिक संचालन में कटौती से आगे निकल जाती है। रिपोर्ट में क्या क्या आया है, कौन कौन चीज़ों का रिपोर्टें पब्लिश करती है, वी विल सी। वैश्विक ऊर्जा और CO2 स्थिति रिपोर्ट, जिसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं द ग्लोबल एनर्जी एंड CO2 स्टेटस रिपोर्ट। द सेकेंड है द वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, यानी विश्व ऊर्जा आउटलुक। द थर्ड वन द वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिक्स, विश्व ऊर्जा सांख्यिकी। चौथा जो है विश्व ऊर्जा संतुलन, यानी विश्व द वर्ल्ड एनर्जी बैलेंस, राइट। द लास्ट वन इज द एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव्स, यानी ऊर्जा प्रौद्योगिकी परिप्रेक्ष्य। तो चलिए इसी के साथ हम लोग ये न्यूज़ खत्म करते हैं। अगला जो हमारा न्यूज़ है, चीन केंद्रीय बैंक डिजिटल एजेंसी यानी चाइना सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी न्यूज़ है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधित न्यूज़ है। तो हाल ही में चीन जो एक डिजिटल मुद्रा लॉन्च करने वाली पहली बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहता है, उसको 4 शहरी क्षेत्रों में एक डिजिटल युआन का परीक्षण करना है, जिसमें स्थानीय सरकारी कर्मचारियों के परिवहन सब्सिडी का भुगतान भी शामिल है। ERMB के बारे में चर्चा करते हैं। ये एक डिजिटल मुद्रा है जिसे ERMB के रूप में जाना जाता है। छोटी अवधि में सार्वजनिक उपयोग के लिए बड़ी मात्रा में जारी नहीं की जाएगी और संचलन में डिजिटल मुद्रास्फीति में वृद्धि नहीं होगी। शुरुआत में इसे 3 प्रमुख शहरों शेनज़ेन, सुजो, चैंगदो में परीक्षण किया जाएगा। और पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना, जो चाइना के देश का केंद्रीय बैंक है, जिसको PBOC के नाम से भी जाना जाता है, ये डिजिटल युआन का एक मात्र जारी करता होगा, यही इशू करेगा, जो शुरू में वाणिज्यिक बैंकों और अन्य ऑपरेटरों को डिजिटल पैसे की पेशकश करेगा। सार्वजनिक अपने बैंक खातों में से पैसे के डिजिटल संस्करण में परिवर्तित करने और इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट के माध्यम से जमा करने में सक्षम होंगे। सो ये हमारा हो गया। अगला जो हमारा न्यूज़ है, थिकरी पहरा, राइट, इस बारे में जानते हैं। ये पंजाब और हरियाणा में प्रचलित पुलिस का एक प्रैक्टिस है और इस परंपरा ने 2 दशक से अधिक समय के बाद वापसी की। समुदायों ने आतंकवादी आंदोलन के बाद अपने गांवों की रखवाली की और जब कुख्यात काला, जिसको बोल सकते हैं कच्छा गैंग गिरोह ने, जिसको बोल सकते हैं स्थानीय लोगों को रातों की नींद हराम कर दी थी, तो उस चीज़ को लेकर वहाँ की कम्युनिटी में ने एक पहल की थी इसको एलिमिनेट करने के लिए, राइट। सो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट में काफ़ी फेवर और सपोर्ट दिया था उस दौरान, तो इसको ये वापसी हुई है, फिर से इसको लागू किया गया है। अगला जो हमारा न्यूज़ है, किसान सभा ऐप, इसके बारे में जानते हैं। कृषि से संबंधित है। हाल ही में CSIR यानी सेंट्रल रेड रिसर्च इंस्टीट्यूट, CSIR CRRI नई दिल्ली द्वारा किसानों के आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से जोड़ने के लिए विकसित किया गया है। यह पोर्टल कृषि से संबंधित प्रत्येक इकाई के लिए एकल स्टॉप के रूप में कार्य करता है, और क्योंकि वे एक ऐसे किसान हैं जिन्हें फसलों मंडी डीलर के बेहतर कीमत की आवश्यकता होती है, क्योंकि जिस तरीके से वो इनपुट ये लगाते हैं अपने प्रोडक्शन में, कल्टीवेशन में, उसके अनुसार उनको वो आउटपुट नहीं मिल पाता बैलेंस के रूप में।
इसलिए जो अधिक किसानों या ट्रक ड्राइवरों से जुड़ना चाहते हैं, जो अनिवार्य रूप से मंडियों में खाली जाते हैं, उनके लिए ऐप खास करके डिजाइन किया गया है। राइट। अगला जो है, माइग्रेंट लेबरर्स विल गेट एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज, चीफ मिनिस्टर ऑर्डर्स टू कंडक्ट स्किल सर्वे। दैट इज गुड न्यूज़। तो देखते हैं कि हाल ही में, ये बिहार स्पेशल है, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी यानी प्रधान सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त यानी प्रोविजनल कमिश्नर, आईसी, डीआईसी, डीएम और एसपी, इनके साथ मीटिंग की गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में प्रमंडल स्तर पर खोले गए क्वारंटाइन सेंटर में प्रवासियों को रखने और उनके भोजन और चिकित्सकीय सुविधा के इंतजाम का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जो प्रवासी श्रमिक बिहार आए हैं उनका स्किल सर्वे भी कराया जाए ताकि लॉकडाउन की अवधि में उनको ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मुहैया कराया जा सके। हालांकि वैसे बिहार बाहर से आने वाले सभी प्रवासी यानी माइग्रेंट्स को उनके प्रखंड में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में 21 दिनों तक रखा जाएगा। इसके बाद ये कुछ न्यूज़ या फिर कोई एक्शन लिया जाएगा, जो स्किल सर्वे को लेकर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगला न्यूज़ है, 5 डिस्ट्रिक्ट्स इन रेड जोन, 44% पेशेंट्स हियर, 20 डिस्ट्रिक्ट्स वर प्लेस्ड इन ऑरेंज एंड 30 इन ग्रीन जोन। सो 5 जिले रेड जोन में, यहाँ 54% मरीज हैं, और ऑरेंज जोन में 20 जिले हैं और ग्रीन जोन में 13 जिले रखे गए। तो आपने सुना है, न्यूज़ काफ़ी बनी हुई है और हम लोग इससे अवगत भी हैं कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन फेज 2 3 मई को खत्म होने जा रहा है। इस बीमारी से संक्रमित लोगों की संख्या के आधार पर 3 मई के बाद कुछ जिलों में छूट दी जा सकती है। इसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बिहार के 38 जिलों को 3 जोन में बांटा है और राजधानी पटना सहित बिहार के 5 जिले रेड जोन में हैं। हालांकि वहीं 20 जिले ऑरेंज जोन में होंगे और साथ ही साथ 13 जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया है। इस प्रकार की इस न्यूज़ को हम देख सकते हैं। तो रेड जोन के बारे में देखें, मुंगेर, पटना, रोहतास, बक्सर और गया को रेड जोन में शामिल किया गया है और बिहार के 54% मरीज रेड जोन में हैं। इसमें सबसे ज़्यादा मरीज मुंगेर के हैं। जिले में अब तक 95 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इस मुंगेर की बात की जा रही है। वहीं एक की मौत हो गई है और 17 लोग स्वस्थ होकर लौट गए हैं घर, जबकि सबसे कम मरीज इस लिस्ट में गया में है, रेड जोन वाले लिस्ट में। और यहाँ का संक्रमण जो है 6 मामला सामने आया है, जिसमें 5 लोग तो स्वस्थ हो गए हैं, लेकिन एक मरीज का इलाज अभी भी चल रहा है। ऑरेंज जोन के बारे में देखते हैं, नालंदा, कैमूर, सिवान, गोपालगंज, भोजपुर, बेगूसराय, औरंगाबाद, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, भागलपुर, अरवल, सारण, नवादा, लखीसराय, बांका, वैशाली, दरभंगा, जहानाबाद, मधेपुरा और पूर्णिया ऑरेंज जोन में शामिल हैं। नालंदा में 35 केस सामने आए, इसमें 12 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। वहीं 11 और मरीज को जल्द अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। सिवान के 30 में से 25 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। तो चलिए हम लोग अगला पॉइंट जानते हैं ग्रीन जोन को लेकर। बिहार के 13 जिले ग्रीन जोन में शामिल किए गए हैं। इसमें 9 जिले ऐसे हैं जो कोरोना का 21 केस सामने नहीं आया है। हालांकि शेखपुरा, अररिया, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी में पिछले दिनों केस आए हैं, लेकिन शेखपुरा और अररिया में से एक केस सामने आए हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और हिंदी संस्करण देखने के लिए आप चंद्रमणि आईएएस एकेडमी ऐप पर जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एंड यू हैव ऑल्सो रीड, आप पीआईबी को एक बार जरूर अच्छे से पढ़ लेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें शामिल किए गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।